कहानी की शुरुआत में नदी के किनारे एक रहस्यमयी चीज उड़ती हुई घाट पर बैठी उस लड़की की तरफ जाती है। वह लड़की अचानक अपनी ओर आती उस चीज से डर जाती है, लेकिन अगले ही पल उसे पता चलता है कि वह एक ड्रोन था जिसे एक लड़का उड़ा रहा था। उसके इस मजाक ने लड़की को डरा दिया। इसके बाद वो लड़की अपने दोस्त को देखने के लिए कमरे के अंदर जाती है। जेसिका बिस्तर पर सो रही थी। उसके पास बैठी लड़की एक नॉवेल पढ़ रही थी। तभी अचानक जेसिका का शरीर जोर जोर से कांपने लगा। लड़की ने उसकी तरफ देखा और घबरा गई। जेसिका की आवाज लगातार बदलने लगी। कभी उसकी आवाज एक मासूम लड़की जैसी लगती तो अगले ही पल किसी भारी आवाज वाले लड़के जैसी सुनाई देती। हर पल उसके अंदर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। फिर अचानक उसकी आवाज बंद हो गई, लेकिन उसी पल उसका पूरा शरीर एकदम सुन्न पड़ गया। वो लगातार कांपती रही। फिर उसके मुंह से सफेद रंग का एक लिक्विड निकलने लगा। वो ऐसे तड़प रही थी जैसे कोई पानी में डूब रहा हो। काफी देर तक जब वो बिल्कुल नहीं हिली तो लड़की उसकी हार्ट बीट चेक करने के लिए झुकी, लेकिन तभी जेसिका ने अचानक अपनी आंखें खोल दी और उसने उस लड़की के बाल जोर से नोच डाले। दर्द से तड़प रही वह लड़की अपने दोस्त से मदद के लिए भागी। तभी जेसिका वहां आ गई और उसने उस ड्रोन को अपने चेहरे पर दे मारा। इसके बाद वह नदी में कूद गई। वह लड़का कुछ समझ ही नहीं पाया और उसे बचाने के लिए बिना सोचे सीधे नदी में कूद गया। लड़की अपने दोस्त को रोक भी नहीं पाई और बस नदी की ओर देखती ही रह गई। अचानक उस लड़के का सिर पानी के ऊपर दिखाई देता है और उसी वक्त जेसिका भी झील से बाहर निकल आती है। एक रहस्यमयी ताकत उसे धीरे धीरे हवा में ऊपर उठाने लगती है। यहीं से ईविल डेड राइज की असली कहानी शुरू होती है। कहानी के आगे हम एली को देखते हैं, जो अपने अपार्टमेंट में अकेले अपने 3 बच्चों की परवरिश कर रही थी। उसकी सबसे बड़ी बेटी को एनवायरनमेंट की बहुत चिंता रहती थी। वहीं सबसे छोटी बेटी कैसी भी अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार थी। उसने अपनी डॉल का सिर एक लोहे की रॉड पर लगाकर उसे हथियार बना लिया था। उसका कहना था कि इससे बुरी आत्माओं को दूर रखा जा सकता है। इसी बीच दरवाजे पर दस्तक होती है, लेकिन बच्चे अपनी ही दुनिया में इतने खोए थे कि किसी ने दरवाजा खुलने की आवाज तक नहीं सुनी। दरवाजे पर एली की बहन बेथ आई थी। वो सभी बच्चों के लिए छोटे छोटे गिफ्ट्स लेकर आई थी, लेकिन एली को बेथ का काम बिल्कुल पसंद नहीं था और जैसे ही उसे पता चला कि बेथ प्रेग्नेंट है, वो और भी ज्यादा नाराज हो गई। एली बच्चों को बाहर से डिनर लाने भेज देती है और खुद बाथरूम में जाकर अपनी बहन को समझाने लगती है। लेकिन बात अभी आधी ही हुई थी कि तभी अचानक जोरदार भूकंप आ जाता है। पूरी बिल्डिंग जोर जोर से हिलने लगती है। उधर डिनर लेने गए बच्चे बेसमेंट पार्किंग में खड़े थे। बड़ा भाई और बड़ी बहन मिलकर छोटी बहन कैसी को संभाल रहे थे। भूकंप रुकने के बाद डैनी की नजर जमीन में बने एक बड़े गड्ढे पर पड़ती है। वो दरअसल एक पुराना बैंक वॉल्ट था। अपनी बहन की बात न मानते हुए डैनी उसके अंदर उतर जाता है। उसे उम्मीद थी कि शायद वहां कोई खजाना मिल जाए। धूल से भरे एक लोहे के बॉक्स में उसे एक पुरानी तस्वीर और उसके नीचे रखा एक रिकॉर्डर मिलता है। वो उन्हें अपने साथ लेकर बाहर आने ही वाला था कि तभी उसके पीछे रखी एक मूर्ति अपने आप घूम जाती है। यह देखकर डैनी पहले तो डर जाता है, लेकिन अगले ही पल उसकी जिज्ञासा और बढ़ जाती है। कमरे के अंदर एक स्टोन कॉफिन रखा था जिस पर एक क्रॉस लटका हुआ था। डैनी टूटी हुई जगह से अंदर झांकता है। उसे फटे हुए कपड़ों का एक ढेर दिखाई देता है, लेकिन उसके नीचे कुछ लगातार हिल रहा था। जैसे ही उसने कपड़ा हटाया, वहां से काफी सारे कीड़े निकल आए। घिन से भरा डैनी उन कीड़ों को भगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कीड़े पलक झपकते ही गायब हो जाता है। उधर ऊपर अपार्टमेंट में एली बच्चों की चिंता में परेशान हो रही थी। वो पड़ोसी की कार लेकर उन्हें ढूंढने निकलने ही वाली थी कि तभी बच्चे वापस आ जाते हैं। वो इस बात पर कुछ नहीं कहती कि पिज्जा गिर चुका था, बल्कि तीनों बच्चों को कसकर गले लगा लेती है। तलाक के बाद यही बच्चे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा थे, लेकिन डैनी एक और मुसीबत अपने साथ ले आया था। वो स्टोन कॉफिन से मिली एक अजीब सी पुरानी किताब भी घर ले आया था। डैनी को लगा कि ये कोई कीमती किताब है। अगर इसे बेच दिया जाए तो परिवार की आर्थिक परेशानी काफी हद तक दूर हो सकती है, लेकिन उसकी बहन को शुरू से ही महसूस हो रहा था कि ये किताब कोई अच्छी चीज नहीं है। उसने डैनी को इसे खोलने से मना किया, लेकिन डैनी ने उसकी एक नहीं सुनी। जैसे ही उसने किताब खोलने की कोशिश की, तभी किनारे पर लगे हरे नुकीले दांत ने उसकी उंगली काट दी। खून की कुछ बूंदें किताब के कवर पर गिरीं और देखते ही देखते वो पूरा खून किताब ने सोख लिया। अगले ही पल वो हरा दांत अपने आप हिलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर जान आ गई हो। किताब के अंदर बनी तस्वीरें बेहद खौफनाक और खून से भरी हुई थीं। ये कोई साधारण किताब नहीं, बल्कि बुक ऑफ द डेड थी। डैनी उसकी तस्वीरों में इतना खो गया कि उसे आसपास की कोई परवाह ही नहीं रही। लेकिन उसकी बड़ी बहन डर के मारे वहां एक पल भी रुकना नहीं चाहती थी। डैनी ने रिकॉर्डर चलाया और स्पीकर से एक धीमी आवाज सुनाई देने लगी।
उस रिकॉर्ड में एक धार्मिक सभा की रिकॉर्डिंग थी। उसमें एक पादरी लोगों को बुक ऑफ द डेड दिखा रहा था। उसका कहना था कि इस किताब के शब्द और तस्वीरें इंसानों ने ही लिखी और बनाई थीं, लेकिन वहां मौजूद लोगों का मानना था कि ये एक शैतानी किताब है। फिर भी पादरी को पूरा यकीन था कि इसके अंदर रहस्यमयी ताकत छिपी हुई है। उसने सबकी बात नजरअंदाज कर दी और इस किताब में लिखे मंत्र पढ़ने का फैसला कर लिया। इधर डैनी भी जानना चाहता था कि आगे क्या होने वाला है, इसीलिए उसने दूसरा रिकॉर्डर भी चला दिया। इस बार पादरी उन मंत्रों का मतलब समझ चुका था। उसने बताया कि जो भी इन मंत्रों को पढ़ेगा उसे रहस्यमयी ताकत मिल सकती है। इतना सुनते ही स्पीकर से कान फाड़ देने वाली आवाज गूंजने लगी। डैनी बुरी तरह डर गया, लेकिन वो स्पीकर किसी भी तरह बंद नहीं हो रहा था। उधर बुक ऑफ द डेड अपने आप खुल गई और उसके पुराने पीले पन्ने तेजी से पलटने लगे। उसी के साथ एक रहस्यमयी ताकत आजाद हो गई और सीधा अपार्टमेंट की तरफ बढ़ गई। उसी समय एली नीचे लॉन्ड्री करने जाने वाली थी। तभी एक जबरदस्त ताकत ने उसे धक्का देकर एलिवेटर के अंदर पहुंचा दिया। तेज हवा के साथ एलिवेटर तेजी से ऊपर जाने लगी और उसके फ्लोर पर पहुंचते ही अचानक रुक गई। जैसे ही उस रहस्यमयी ताकत का असर खत्म हुआ, एली जोर से नीचे गिर पड़ी। अब वो एलिवेटर के अंदर फंस चुकी थी। उसके ऊपर लगी लाइट्स बार बार टिमटिमाने लगीं। उसकी चीख किसी तक नहीं पहुंची। उसने चाबी की मदद से एलिवेटर का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे अपने पीछे किसी की आहट सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे हल्का सा धक्का दिया हो। वो घबराकर चारों तरफ देखने लगी। तभी एक अजीब और शोर भरी आवाज उसके दिमाग में गूंजने लगी। उसने अपना सिर पकड़ लिया और गुस्से में जोर से चिल्ला उठी। अचानक वो आवाज बंद हो गई, लेकिन अगले ही पल किसी ने उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ इतना तेज था कि वो एक पल के लिए कुछ बोल ही नहीं पाई। तभी ऊपर से एक केबल नीचे गिरी और सीधे एली के गले में लिपट गई। वो खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश करने लगी। सहारा लेने के लिए उसने दूसरी केबल पकड़नी चाहिए, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, उस केबल ने भी उसे और ज्यादा कसकर जकड़ लिया। दबाव लगातार बढ़ता गया। उसके शरीर से खून निकलने लगा। उसके हाथ पैर बुरी तरह मुड़ गए। अब उसका शरीर किसी टूटी हुई लकड़ी की डॉल जैसा दिखाई दे रहा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी, लेकिन उसकी चीख किसी तक नहीं पहुंची। तभी आसमान में तेज बिजली चमकी और पूरी बिल्डिंग की बिजली चली गई। उधर बच्चों ने कमरे में मोमबत्तियां जला लीं। कुछ देर बाद एली धीरे धीरे कॉरिडोर के आखिर में दिखाई दी, लेकिन अब उसका पूरा शरीर बुरी तरह टेढ़ा मेढ़ा हो चुका था। वो सीधे किचन में गई और लाइटर जलाने लगी। फिर सबकी तरफ अजीब नजरों से देखा और पैन में अंडे डालकर खाना बनाने लगी। खाना बनाते हुए एली बोली कि उसने एक बहुत अजीब सपना देखा था। उस सपने में जंगल के अंदर हर कोई पक्षियों को देख रहा था, लेकिन उसका मन कर रहा था कि वो सबको टुकड़ों में काट दे और सबके साथ एक हो जाए। उसकी ये बातें सुनकर पूरा परिवार खामोश हो गया। फिर अचानक एली बोली, वो मेरे शरीर के अंदर है। जैसे ही बेत उसकी बात समझ पाती, एली अचानक जमीन पर गिर गई और अजीब तरीके से रेंगते हुए आगे बढ़ने लगी। उसकी हरकतें किसी इंसान जैसी बिल्कुल नहीं थीं। वो लगातार तेज तेज सांस ले रही थी। अगले ही पल उसके मुंह से सफेद रंग का लिक्विड बाहर निकलने लगा। ये देखकर बच्चे डरकर पीछे हट गए। एली ने बेत की आंखों में देखा और उससे कहा, बच्चों का ख्याल रखना। इतना कहते ही वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। बेत तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहती थी, लेकिन एलिवेटर पहले ही खराब हो चुका था और भूकंप की वजह से सीढ़ियां भी टूट चुकी थीं। बेत घबराकर एली को देखने लगी। अब उसकी सांसें पूरी तरह बंद हो चुकी थीं। उसकी आंखें बिल्कुल बेजान थीं। तभी एक पड़ोसी उनकी मदद के लिए आया। उन्होंने मिलकर एली को उठाया और बेडरूम में ले जाकर बिस्तर पर लिटा दिया। पड़ोसी ने उसकी आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। ये देखकर वो खुद भी डर गया। इसके बाद सभी लोग मिलकर एली के लिए प्रार्थना करने लगे। उसी समय किसी के भी फोन में सिग्नल नहीं था। बाहर से मदद बुलाने के लिए बिल्डिंग के नॉर्थ साइड तक जाना पड़ता। वहां पुराने फायर स्टेशन का अलार्म बजाकर ही मदद मांगी जा सकती थी। बूढ़े आदमी ने दरवाजा तोड़ने के लिए एक भारी टूल लाने वाले थे। उधर छोटी कैसी अपनी बड़ी बहन की बाहों में थी, जबकि डैनी लगातार घबराया हुआ था। उसे लग रहा था कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इसी बीच हवा के साथ एक मक्खी उड़ती हुई एली के बेडरूम में आ गई। बेत उसके बिस्तर के पास उदास बैठी थी। तभी अचानक एली के फोन की घंटी बज उठी। तभी फोन से एली की आवाज सुनाई देने लगी। वो कह रही थी, मैं जलकर मरने वाली हूं। अगले ही पल फोन की स्क्रीन अपने आप टूट गई। ये देखकर बेत डर गई और उसने फोन तुरंत दूर फेंक दिया। तभी बिस्तर पर पड़ी एली ने एक बार फिर अपनी आंखें खोल दी। एक मक्खी उसकी आंख पर बैठी हुई थी। बेत को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। जिसे वो मरा हुआ समझ रही थी, वो फिर से उठकर बैठ गई। लेकिन अब एली का शरीर आग की तरह तप रहा था। उसे ठंडा करने के लिए सबने मिलकर उसे बाथटब में डाल दिया। जैसे ही उसका शरीर ठंडे पानी में गया, वो बुरी तरह तड़पने लगी।
उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं और उसके अंदर इतनी ताकत आ गई थी कि दो लोग मिलकर भी उसे रोक नहीं पा रहे थे। अपनी मां का ये डरावना रूप देखकर उसकी बड़ी बेटी सहम गई और उसने छोटी बहन कैसी को तुरंत अपने पीछे कर लिया। तभी एली जोर से चीखने लगी। देखते ही देखते बाथटब का पानी उबलने लगा, लेकिन एली अब भी उसी के अंदर बैठी रही। डैनी ने अपनी मां की तरफ देखा। अब वो पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था और उसका बड़ा सा खुला हुआ मुंह उसे और भी डरावना बना रहा था। ये देखकर बेथ बच्चों को लेकर वहां से भाग गई, लेकिन एली को कोई जल्दी नहीं थी। उसने पास पड़ा टूटा हुआ मिरर उठाया और सीधे बेथ पर हमला कर दिया। एक ही वार में बेथ की हथेली बुरी तरह कट गई। तभी उसकी बड़ी बेटी की आवाज ने उसकी जान बचा ली। एक पल के लिए एली रुक गई, लेकिन मां बेटी का प्यार भी अब उस पर कोई असर नहीं कर रहा था। तभी उसकी बड़ी बेटी के ऊपर एली आकर बैठ गई। पास पड़ी टैटू मशीन अचानक एली के हाथ में आ गई। उसकी तेज नीडल सीधे लड़की की आंख की तरफ बढ़ी, लेकिन आखिरी पल पर उसने अपना सिर घुमा लिया और वो बच गई। एली गुस्से से पागल हो चुकी थी। वो अब अपनी बहन पर हमला करने के लिए बढ़ी, लेकिन तभी डैनी सही समय पर खुद को छुड़ाकर वहां पहुंच गया। उसी वक्त कॉरिडोर में लड़ाई की आवाज सुनकर पड़ोसी वहां आ गया। एली ने उसे देखते ही अपना अगला शिकार बना लिया। घर के अंदर मौजूद कोई भी डर के मारे आवाज नहीं निकाल पा रहा था। सिर्फ पड़ोसी ने उसका नाम लेकर पुकारा। एली ने उसकी तरफ देखा और अगले ही पल उसका सिर पकड़कर उसे काट लिया। दोनों कॉरिडोर में ही लड़ने लगे। पड़ोसी की आंख बुरी तरह घायल हो गई, लेकिन उसी दौरान एली को गोली भी लग गई। ये मौका देखकर बेथ ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन एली लगातार अपना सिर दरवाजे से मारती रही। उसे डर था कि वो किसी भी पल अंदर घुस जाएगी, इसीलिए बेथ ने एक कैबिनेट खिसकाकर दरवाजे के सामने लगा दी। कुछ देर बाद दरवाजे पर हो रही दस्तक पूरी तरह बंद हो गई। बेथ ने सावधानी से डोर व्यूअर से बाहर देखा। बाहर एली पड़ोसी का पीछा कर रही थी। तेज बारिश के बीच चारों तरफ डरावने मंजर दिखाई दे रहे थे। एक आदमी का गला बुरी तरह काट दिया गया था। बेथ डर के मारे वहीं खड़ी सब कुछ देखती रही। तभी अचानक गोली चलने की आवाज गूंज उठी। बूढ़ा आदमी वहां पहुंच चुके थे। उन्हें लगा कि वो एली को रोक लेंगे, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो किस चीज का सामना कर रहे हैं। बाहर लोगों की चीखें लगातार गूंज रही थीं। एली एक एक करके हर किसी पर हमला करती जा रही थी। बेथ डर से कांप रही थी, लेकिन उसकी चीख सुनने वाला वहां कोई नहीं था। उसी दौरान डैनी ने अपनी मां को देखा। अब उसका चेहरा बिल्कुल वैसा ही हो चुका था जैसा उस बुक ऑन द डेड में बनी तस्वीर में दिखाया गया था। उसकी बहन ने गुस्से में डैनी को दोष दिया। उसका कहना था कि उसे वो किताब कभी नहीं लानी चाहिए थी, लेकिन डैनी खुद को बेगुनाह बताने लगा। दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। तभी बेथ ने बीच में आकर दोनों को शांत कराया। इसके बाद वो डैनी को साथ लेकर किताब देखने चली गई। अब लिविंग रूम में सिर्फ दोनों बहनें रह गई थीं। बड़ी बहन के चेहरे पर बना घाव अचानक बदलने लगा। उसमें से काला खून निकलने लगा। जैसे ही उसने मिरर में देखा, उसे एक डरावनी आवाज सुनाई दी। अगले ही पल उसके मुंह से काला खून बहने लगा। उधर टेबल पर रखी बुक ऑफ डेड अपने आप खुल गई और उसके पन्ने तेजी से पलटने लगे। उसकी एक तस्वीर में दोनों हाथ फैलाए एक आदमी दिखाई दे रहा था। लिविंग रूम में अकेली बैठी लड़की को अचानक किसी की जानी पहचानी आवाज में गाना सुनाई दिया। वो स्टूल पर चढ़ी और डोर व्यूअर से बाहर देखा। बाहर कॉरिडोर में एली बैठी गाना गा रही थी। उसे बेथ की सबसे बड़ी कमजोरी पता थी, इसीलिए वो उसे झांसा देकर दरवाजा खुलवाना चाहती थी। छोटी कैसी को लगा कि शायद उसकी मां वापस पहले जैसी हो गई है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंची, एली ने उसका गला पकड़ लिया। उसी वक्त बेथ वहां पहुंच गई और उसने तुरंत कैसी को बचा लिया। एली का प्लान फिर से फेल हो गया। गुस्से में उसने अपनी बहन को गालियां देना शुरू कर दिया। उधर बड़ी बेटी का शरीर भी बदलना शुरू हो चुका था। उसके मुंह से ढेर सारे काले कीड़े बाहर निकलने लगे। तभी किचन की तरफ से आवाज आई। बेथ ने डैनी से कहा कि वो अपनी बहन को वापस रूम में ले जाए, लेकिन बड़ी बेटी टेबल पर बैठी कुछ चबा रही थी। उसके दांत ग्लास को रगड़ रहे थे, जिससे बहुत डरावनी आवाज निकल रही थी। ग्लास के टुकड़े उसके मुंह और त्वचा को चीरते हुए बाहर निकल आए। ये देखकर बेथ डर के मारे जमीन पर गिर गई। तभी बड़ी बेटी ने पास पड़ा स्क्रबर उठाया और बेथ की टांग पर जोर जोर से रगड़ने लगी। वो अब पूरी तरह बेकाबू हो चुकी थी। उसी दौरान किचन की तरफ से फिर हमला शुरू हो गया और डैनी ने भी वो आवाज सुन ली और तुरंत मदद के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जल्दबाजी में वो खुद ही मुसीबत में फंस गया। हालांकि वो किसी तरह वहां से निकलने में कामयाब रहा और अपनी बहन को वापस उसके रूम में ले आया। उधर कमरे के एक कोने में खड़ी कैसी अपने हाथ से बनाया हुआ हथियार पकड़े हुए थी। सामने जो भी दिखा उसने बिना सोचे उस पर वार कर दिया, लेकिन उसकी बड़ी बहन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसे जैसे दर्द का एहसास ही नहीं हो रहा था। उसने अपने शरीर में घुसी लोहे की रॉड को खुद ही बाहर खींच लिया। ये देखकर बेथ तुरंत कैसी के पास पहुंची।
वो उसे शांत करने की कोशिश करने लगी। उसी पल बेथ को एहसास हुआ कि एक माँ अपने बच्चों के लिए कितना कुछ सह सकती है। उसने मन ही मन तय कर लिया कि वो आगे चलकर एक अच्छी माँ बनेगी। अब उसे बच्चों की जिम्मेदारी पहले से कहीं ज्यादा महसूस हो रही थी। कहीं कोई और हादसा न हो जाए, इसलिए उसने कैसी की बड़ी बहन को बेड से बांध दिया। इसके बाद बेथ ने बिजली चालू की और तीसरा रिकॉर्डर चलाया। उसे उम्मीद थी कि शायद इसमें इस मुसीबत से निकलने का कोई तरीका मिल जाए, लेकिन उसमें सिर्फ एक वार्निंग थी। रिकॉर्डर में पादरी बता रहा था कि मौत की आत्मा को खत्म नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसी दुष्ट ताकत है जो इंसानी नियमों से नहीं चलती। अगर कोई इसके असर में आ जाए तो उसे 4 चरणों से गुजरना पड़ता है। पहले चरण में इंसान दुष्ट आत्मा के कंट्रोल में होता है, लेकिन उसके अंदर थोड़ी इंसानियत अभी भी बची रहती है। दूसरे चरण में वो मौत से वापस लौटता है और पूरी तरह अपना होश खो देता है। तीसरे चरण में वो हर किसी को मारना शुरू कर देता है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ मिलाने की कोशिश करता है। फिर आता है चौथा और सबसे खतरनाक चरण, जहां वो एक विशाल स्पाइडर मॉन्स्टर में बदल जाता है। उधर दरवाजे के बाहर मौजूद एली अब तीसरे चरण में पहुंच चुकी थी। उसके नुकीले नाखून दरवाजे को खरोंच रहे थे और उस खरोंच की आवाज किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती थी। तभी उसकी नजर ऊपर बने वेंटिलेशन पाइप पर गई। अब उसने उसी रास्ते से अंदर आने का फैसला किया। अचानक छत पर जोरदार आवाज गूंजने लगी। फिर अचानक सारी आवाजें बंद हो गईं। डैनी ने अपने हाथ में एक नाइफ ले लिया। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे सब कुछ शांत हो चुका हो, लेकिन अगले ही पल चादर ओढ़े बड़ी बहन अचानक सामने दिखाई दी। डैनी ने जल्दी से अपनी बहन को पीछे धकेलने लगा। उसी दौरान उसके हाथ का नाइफ सीधे अपनी बड़ी बहन पर जा लगा, लेकिन बड़ी बहन बिना किसी डर के उस नाइफ को अपने हाथ से पकड़ लिया। फिर उसे अपने शरीर से बाहर खींच लिया। तेज धार उसकी त्वचा को चीरती चली गई। कुछ ही सेकंड में उसका शरीर खून से भीग गया। खुद को छुड़ाने के लिए उसने पास पड़ा जलता हुआ कपड़ा उठा लिया और आग अपनी बहन की तरफ फेंक दी। चारों तरफ जलने की बदबू फैल गई। उधर एली वेंटिलेशन पाइप के रास्ते रेंगती हुई बेडरूम में पहुंच चुकी थी। बेथ ने ग्लास में उसका रिफ्लेक्शन देखा और तुरंत सतर्क हो गई। एली को रिकॉर्डर में चल रही आवाज पसंद नहीं आई, इसीलिए उसने उसे बीच में ही बंद कर दिया। फिर अपने नाखूनों से बाकी हिस्सा पूरा करने लगी, लेकिन इसका उसे कोई फायदा नहीं मिला, क्योंकि अगले ही पल बेथ ने स्क्रू ड्राइवर उठाया और उस पर हमला कर दिया। लेकिन जैसा कि उस पादरी ने कहा था, अब एली पहले जैसी नहीं रही थी। वो पूरी तरह एक बेरहम दानव बन चुकी थी। अगले ही पल वो बेथ को कमरे से बाहर फेंक देती है। फिर उसके पीछे जाकर उसे जमीन पर जोर से पटक देती है। अब उसके नुकीले नाखून सीधे बेथ के पेट की तरफ बढ़ रहे थे। उसे बेथ के पेट में पल रहे बच्चे का एहसास हो चुका था। बेथ को लगा कि अब उसके नाखून किसी भी पल उसका पेट चीर देंगे। उसी समय कैबिनेट के नीचे छिपी कैसी को एक सिजर्स मिल जाती है। वह उसे बेथ की तरफ फेंकती है और बेथ उसे एली के मुंह में घुसा देती है। इधर एली बुरी तरह घायल हो चुकी थी, लेकिन बेथ अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई थी। उसने तय कर लिया कि वो कैसी को हर हाल में बचाएगी। पूरा कॉरिडोर खून से भर चुका था। बेथ ने बूढ़े आदमी के हाथ से शॉटगन उठाई और बाहर निकलने वाला डोर तोड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी एक डरावनी चीख पूरे कॉरिडोर में गूंज उठी। एली अब भी कैसी तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बार कैसी सच्चाई समझ चुकी थी। उसी दौरान बूढ़े आदमी ने बेथ को जमीन पर दबोच लिया। अचानक शॉटगन चल गई और एली का एक हाथ उड़ गया। मौका मिलते ही बेथ ने उस आदमी पर हमला कर दिया, लेकिन तभी बच्चों की डरावनी हंसी पूरे कॉरिडोर में गूंजने लगी। डैनी और उसकी बहन एली के पास खड़े पागलों की तरह हंस रहे थे। इतना ही नहीं, कॉरिडोर में पड़ी बाकी लाशें भी एक एक करके जिंदा होने लगीं और बार बार सिर्फ एक ही बात दोहरा रही थीं, सुबह होने से पहले तुम सब मर जाओगे। उनकी डरावनी आवाज पूरे माहौल को और भी खौफनाक बना रही थी। बेथ तुरंत कैसी को लेकर एलिवेटर के अंदर चली गई। तभी कैसी की नजर एलिवेटर पर गई। उसे पता चला कि एलिवेटर खराब नहीं था, उसे सिर्फ एक चाबी की वजह से रोका गया था। डोर बंद हो चुका था, लेकिन एलिवेटर अब भी चल नहीं रहा था। तभी बेथ ने देखा कि एलिवेटर के अंदर धीरे धीरे खून भरना शुरू हो गया है। नीचे से लगातार खून अंदर आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ही देर में पूरी एलिवेटर खून से भर जाएगी। बाहर मौजूद दानवों ने उन्हें पूरी तरह घेर लिया था। चारों तरफ अनगिनत हाथ उनकी तरफ बढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे एलिवेटर के ऊपर भी कई लाशें चिपकी हुई हों। अचानक ज्यादा वजन होने की वजह से एलिवेटर तेजी से नीचे गिरने लगी। दरवाजा टूटते ही खून की तेज लहर अंदर घुस गई, लेकिन वही खून उनके लिए सहारा बन गया और किस्मत से बेथ और कैसी दोनों बच गईं। दोनों तुरंत भागकर पार्किंग गैरेज की तरफ पहुंची, लेकिन तभी उनकी कार अचानक उनसे दूर खिसक गई। पूरा माहौल फिर से तनाव से भर गया। उनके पीछे का डोर जोर जोर से हिलने लगा और अगले ही पल
धुएं के बीच से एक विशाल स्पाइडर मॉन्स्टर बाहर निकल आया। उसी समय डैनी और उसकी बहन अपनी मां के शरीर का हिस्सा बन गए। अब पूरा दानव पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका था। उसकी नजर अब सिर्फ बेथ और कैसी पर थी। वो धीरे धीरे उनकी कार को चारों तरफ से घेरने लगा। बेथ ने कैसी से धीरे से कहा, कोई आवाज मत करना, और फिर दोनों उस खौफनाक दानव से छिपने की कोशिश करने लगीं। लेकिन जो डोर अभी अभी खुला था, अब वो दोबारा बंद होने लगा। बेथ के पास अब एक ही रास्ता बचा था, उसे अपनी जान भी बचानी थी और कैसी को भी। वो पूरी ताकत से डोर की तरफ भागी, लेकिन तभी उस दानव ने कैसी को पकड़ लिया। उसकी दर्दनाक चीख पूरे पार्किंग गैरेज में गूंज उठी। ये देखकर बेथ बिना एक पल गंवाए उसकी तरफ दौड़ पड़ी। रास्ते में उसने लोहे की जाली को लात मारकर हटाया और पूरी ताकत से कैसी को बचाने पहुंच गई। उधर वो विशाल स्पाइडर मॉन्स्टर एक आदमी का पैर पकड़ चुका था। फिर उसने ट्रक में लगे क्रशर को चालू कर दिया। अब बेथ भी उसी क्रशर की तरफ खींची चली जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि अगले ही पल उसका शरीर टुकड़ों में बदल जाएगा। लेकिन तभी कैसी दौड़कर स्विच के पास पहुंची और उसने क्रशर बंद कर दिया। यही मौका देखकर बेथ ने पास पड़ा भारी टूल उठा लिया और पूरी ताकत से पलटवार कर दिया। कुछ ही सेकंड में पूरा क्रशर खून से भर गया। अब एली का सिर्फ सिर ही बचा था, लेकिन मरने की हालत में भी वो अपनी बहन को गालियां देना नहीं भूली। सुनते ही बेथ का गुस्सा और बढ़ गया। उसने बिना दया दिखाए एली का सिर सीधे क्रशर के अंदर धकेल दिया। अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। बेथ ने कैसी को अपने साथ उठाया और दोनों उस डरावनी जगह से बाहर निकल गईं। लेकिन यह सब खत्म नहीं हुआ था। उस दुष्ट ताकत का अंत अभी बाकी था। उसी बिल्डिंग में एक और लड़की जिंदा थी। उसका नाम था जेसिका। वो अपना सामान लेकर पार्किंग गैरेज में पहुंची और अपने दोस्तों से अगले दिन की ट्रिप के बारे में बात करने लगी। तभी उसकी नजर सामने खड़ी कार पर पड़ी। रियर व्यू मिरर में उसे ऐसा लगा जैसे कार पर खून लगा हुआ हो। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर पहले यहां क्या हुआ था। वो अपने दोस्तों के साथ ऊपर जाकर देखने लगी। जमीन पर मांस के बड़े बड़े टुकड़े बिखरे पड़े थे और सबसे डरावनी बात, वो टुकड़े अभी भी हिल रहे थे। तभी वही दुष्ट ताकत एक बार फिर गैरेज के अंदर से गुजरी और कुछ ही पलों बाद चारों तरफ दर्दनाक चीखें गूंजने लगीं। तो दोस्तों, यही थी इविल डेड राइज की पूरी कहानी। अगर आपको ये मूवी रिकैप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही डरावनी और रोमांचक फिल्मों की पूरी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब बताइए, अगर आप इन किरदारों की जगह होते तो इस शैतानी ताकत से बचने के लिए क्या करते? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखें। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली शानदार मूवी रिकैप के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।